इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। घड़ी में इस वक्त 11 बज रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं कोरोना पर सबसे बड़ा स्वास्थ्य सम्मेलन। आज से टीका उत्सव भी शुरू हो रहा है। जो लोग भी एलिजिबल हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो टीका लगवाने जरूर जाएं। कोरोना से लेकर इन्फेक्शन से लेकर आप लोगों के हर सवालों का जवाब आज इंडिया टीवी देने की कोशिश करेगा। आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ेंगे देश के बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ताकि आपका हर कंफ्यूजन, हर परेशानी दूर हो जाए। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आज आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार की, जहां 2020 जैसा खतरनाक ट्रेंड नजर आने लगा है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी एक बार फिर बिहार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही है। बिहार में इस चुनौती से निपटने के लिए आखिर क्या है तैयारी, क्या है पूरा एक्शन प्लान, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। स्वागत है आपका मंगल पांडे जी इंडिया टीवी पर। नमस्कार मंगल पांडे जी, हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और एक खतरनाक आंकड़ा जो बिहार की जनता को भी चेता रहा है वो मैं दर्शकों के सामने रख रही हूं। पिछले साल मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों के जितने टोटल कोरोना केसेस थे, आज की तारीख में उतने कोरोना केसेस एक दिन में सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,469 केसेस सामने आए हैं। सर, आप लोगों की सरकार की क्या है तैयारी? नहीं, आपने ठीक कहा है। पिछले साल 22 मार्च को पहला केस आया था और 22 मार्च को पहला केस आने के बाद अप्रैल मई में धीरे धीरे कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि उस वक्त जांच की इतनी सुविधा नहीं थी। मतलब आज जिस संख्या में हम जांच कर रहे हैं वो आंकड़ा उस वक्त नहीं था। तो स्वाभाविक है, जब जांच कम हो रहा था तो पॉजिटिव केसेस कम आ रहे थे। आज की तारीख में हम देखेंगे तो ये कोरोना का दूसरा पीक आ गया है और ये पूरे देश के अंदर है। और देश की तुलना यदि आप बिहार से करें तो आपको ये ध्यान में आएगा कि देश के कई बड़ी राज्यों की तुलना में बिहार में उसकी तुलना में अभी भी नियंत्रण है, लेकिन केसेस बढ़े हैं। कल एक दिन में लगभग 3500 केस आया है। आपने ठीक कहा। पहले प्रतिदिन हम जो मार्च, अप्रैल, मई की बात आपने की, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में पिछले साल हम लोग प्रतिदिन 3-4 हजार ही जांच कर पाते थे और आज की स्थिति यह है कि हम 90,000 से अधिक जांच कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब जांच का दायरा इतना बड़ा हो गया, मतलब पिछली बार से लगभग 25-30 गुना जांच बढ़ गया, तो नए मरीज मिलेंगे और इस बीमारी को नियंत्रित यदि करना है तो पिछले बार का जो हम लोगों अब ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो एक शिकायत सामने आ रही है वो ये है कि अभी भी बाकी राज्यों के मुकाबले, और खास तौर पर मैं दिल्ली एनसीआर का जिक्र करूंगी, राजस्थान का जिक्र करूंगी, इवन छत्तीसगढ़ ऑल्सो, तो इन राज्यों में आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए एफिकेसी रेट जो है वो ज्यादा समझ में आ रही है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो अभी भी यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी अगर एफिकेसी की बात करें वो आरटीपीसीआर के मुकाबले कम है। आपकी इसमें क्या राय है? आप यदि इस आंकड़े को 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच के आंकड़े को देखें तो बिहार में 67% आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे यह बात हुई है कि लगभग 70% जांच करने का हमारा कोशिश होना चाहिए और बिहार में आरटीपीसीआर टेस्ट 67%, जो 8 तारीख तक का आंकड़ा है, 15 मार्च से 8 अप्रैल के बीच का, तो हम लगातार उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस प्रकार से बड़ा स्प्रेड दिख रहा है, तो हमको किसी भी खास एक क्षेत्र में डिटेक्ट करना है पेशेंट को, खोजना है मरीज को, तो
रैपिड टेस्ट भी करना बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से पूर्व की तुलना में थोड़ा रैपिड टेस्ट इन दिनों विगत एक सप्ताह से हम लोगों ने बढ़ाया है। अब सर सवाल अस्पतालों के हैं, क्योंकि चुनौती अस्पतालों के सामने ज्यादा इसलिए है क्योंकि जितने एक्टिव केसेस बढ़ेंगे उतना अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। पीएमसीएच का कोरोना वार्ड इस वक्त फुल बताया जा रहा है। 100 में से केवल 82 बेड इस वक्त अवेलेबल हैं, जिनमें से जो बचे हुए बेड है वो डॉक्टर्स के लिए या फिर स्टाफ के लिए रिजर्व हैं। एनएमसीएच की बात की जाए तो यहां पर भी 50 बेड फुल बताए जा रहे हैं। एम्स की बात करें, पटना एम्स का मैं जिक्र कर रही हूं, 5 दिनों से यहां पर भी बेड्स जो हैं कैपेसिटी अस्पतालों की फुल है। आप वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं? ये आपने ठीक कहा और हम सब लोग के ध्यान में है कि विगत 10 दिनों में ये स्प्रेड हुआ है और हम सब लोगों ने उसी अनुसार तैयारी की है। एम्स में भी लगभग 30 बेड हम लोगों ने बढ़ाए और पीएमसीएच एनएमसीएच में जब विगत दिनों में कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए थे तो अन्य बीमारियों के इलाज वहाँ शुरू हुए थे, वहाँ भी बेडों की संख्या को बढ़ा के हम लोगों ने 100+ किया है। और अभी कल से पटना के बगल में ईएसआई का एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में भी नई व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी है और वहाँ भी 50 बेड की शुरुआत हो गई है। वहाँ भी बेड की संख्या बढ़ाई जाए, उस दिशा में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, ये डीसीएच जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, इनके अंदर बेडों की संख्या अगले एक सप्ताह के अंदर और हम बढ़ाएं, इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। एक और समस्या जो बिहार की है वो हमने पिछले साल कोरोना के काल में भी देखी और इस बार भी देख रहे हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, वैसे ही जो बिहार के प्रवासी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं और खास तौर पर मुंबई में, वो वापस अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और जो नया आंकड़ा है वो ये बताता है कि 425 यात्री जो पटना पहुंचे हैं उनमें से 44 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसे काउंटर करने के लिए बिहार सरकार की क्या तैयारी है? नहीं, आपने देखा होगा जो पूरा राष्ट्रीय आंकड़ा है, उस पूरे राष्ट्रीय आंकड़े को देखेंगे तो उसमें से लगभग 50% केस महाराष्ट्र राज्य के अंदर दिख रहा है। इसका मतलब है कि वहां स्प्रेड ज्यादा है और जब वहां से हमारे लोग अपने लोग वापस आ रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता भी हम लोगों को करनी है और वो जब अपने परिवार में लौट के जाएंगे तो परिवार के भी स्वास्थ्य की चिंता करनी है। और इसलिए जो खास करके महाराष्ट्र से हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, हम उनकी पूरी सघनता से जांच की कोशिश कर रहे हैं, सघनता से जांच कर रहे हैं ताकि वो घर लौट के जाएं तो स्वस्थ जाएं घर पे, ताकि घर में किसी को फिर ये कोरोना पॉजिटिव ना होना पड़े। और इसीलिए जो आपने एंटीजन किट की बात की, ऐसे रेलवे स्टेशंस पे हम थोड़ा एंटीजन किट के टेस्ट के नंबर्स को हम लोगों ने बढ़ाया है। और ये जो आपने कहा कि 400 में 40-44 लोग पॉजिटिव दिखाई पड़े, तो यही हमारे सफलता का कारण होगा। जब उन लोगों की पॉजिटिविटी हमारे सामने आ जाती है, वो पॉजिटिव हैं, तो उनको तुरंत हम लोग आइसोलेट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और उनका जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वो जो जाके चेन बनाएंगे या स्प्रेड करेंगे, हम उस चेन को ब्रेक करते हैं। मंगल पांडे जी, समस्या ये है कि अब ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो शहरों से गांवों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अनुमंडल स्तर पर किस तरीके से बिहार सरकार तैयारी कर रही है? हम लोगों ने अभी 5-6 दिन पहले एक निर्णय किया, सभी जिलाधिकारी और हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, सिविल सर्जन बिहार में हम लोग कहते हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने बैठक किया। और बैठक करके जो हम लोगों का पुराना अनुभव है कि जो अपने घर परिवार के लोग बाहर से आते हैं, उनके कारण चीजें देहात की ओर न जाएं, तो क्वारंटाइन सेंटर पिछली बार हम लोगों ने बनाया था और लगभग 15 लाख लोगों को जो आए थे अपने घर, वैसे लोगों को हम लोगों ने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा था। और सभी ब्लॉक, आप अनुमंडल की बात कर रही हैं, अनुमंडल के नीचे ब्लॉक होता है,
ब्लॉक के लेवल पे जाके हम लोगों ने वो तैयारी की थी और इस बार फिर से हम लोग प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे क्वारंटाइन सेंटर बना के वैसे आने वाले लोगों की वहां जांच करना, यदि उसमें से पॉजिटिव हो तो उनको रोक के उनका ट्रीटमेंट करना, ये सारी व्यवस्था हम सब लोग कर रहे हैं। अब बिहार से एक और जो समस्या भी है और शिकायत भी है जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स की है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भी सेवा करना। भागलपुर की एक खबर आज मैंने सुबह पढ़ी, पुलिस लाइन में कई पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन अपराधियों को वो पकड़ने गए उनमें से कोई एक पॉजिटिव था, जिससे आगे भी जितने कैदी हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए, जो पकड़ने गए थे वो भी पॉजिटिव पाए गए। पुलिस वालों की बात हम कर रहे हैं। मास्क और फेस शील्ड तक उपलब्ध नहीं है फ्रंटलाइन कर्मियों को, ऐसी स्थिति में कैसे काउंटर किया जाएगा? नहीं, आपने ही यह आंकड़ा दिया कि पॉजिटिव पाए गए, तो पॉजिटिव तो तभी पाए गए जब जांच हुआ है। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो बेसिक नेसेसिटी है सर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रोटोकॉल है कि मास्क पहनना है, फेस शील्ड लगाना है और कहीं कहीं पर ग्लव्स की भी कंपलसरी है, ग्लव्स भी, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटी भी अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेगा बिहार? नहीं, पूरी उपलब्धता है। आखिर उपलब्धता नहीं है तो इतनी जांच कैसे हो रही है? उपलब्धता नहीं है तो आप ही मान रही हैं अस्पतालों में इतने मरीज पहुंचे हैं, उनका इलाज कैसे हो रहा है? और एक एक चीज, चाहे वो पीपीई किट हो, मास्क हो, फेस मास्क हो या ग्लव्स लगाना हो, सैनिटाइजर की जरूरत हो, इंफ्रारेड थर्मामीटर हो, जो सारे उपकरण आवश्यक हैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, वो पर्याप्त संख्या में है। जो आप कह रही हैं और हम सब लोग भी महसूस करते हैं, आवश्यकता जागरूकता की है। जिनको ये सारी चीजें दी जा रही हैं या आम लोगों को भी जिनको इन चीजों का उपयोग करना चाहिए, वो जरूर करें। बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग, आप सब मीडिया के लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना चाहिए। सामानों की कमी नहीं है, सामान पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। आप देखती होंगी घरों में भी मास्क है, लेकिन घर के लोग मास्क लगा के बाहर नहीं निकलते। उसी प्रकार से हमारे जो गवर्नमेंट सिस्टम में सब लोग हैं, उन लोगों को भी पूरा सामान उपलब्ध कराया जा रहा है और उन लोगों से भी हम लोग बार बार कहते हैं कि पूरे चीज का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है जी। अब हम बात करेंगे टीकोत्सव की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टीकोत्सव की आज से शुरुआत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीका हमें पहुंचाना है, वैक्सीन ड्राइव चलानी है। लेकिन आपके प्रदेश में एक शिकायत जो सामने आ रही है, हर दिन 2 लाख वैक्सीनेशन का ग्राफ अब गिरकर 40,000 तक पहुंच गया है सर, और विभाग ये कह रहा है कि वैक्सीन की कमी है, मतलब वैक्सीन है लेकिन वो वैक्सीन जो अवेलेबल है उनमें से बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी हैं। और इसके लिए एक रिकॉर्ड वो सामने रख रहे हैं कि पहली डोज लगवाने के लिए वैक्सीन की 2,70,011 लोग टर्न आउट हुए थे और दूसरी डोज के लिए जब टर्न आउट हुआ तो वो केवल 17,565 का था। अब समस्या ये है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन वैक्सीन ड्राई हो रही है। क्या वैक्सीन वेस्टेज हो रही है बिहार में? पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं, कल का आंकड़ा आपको दे दूं जी। कल 3,64,786 लोगों को टीका दिया गया है। तो ये आपके पास आंकड़ा कल का कहां से आया मुझे नहीं मालूम, कृपया अपने आंकड़ा मेरे पास जो आंकड़ा है सर उसके मुताबिक 2 लाख वैक्सीनेशन है जिसका ग्राफ गिरा है। इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन मैं बिहार का मंत्री आपको जी बताएं। मीनाक्षी जी, मैं बिहार का मंत्री हूं, मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आप सूचना को कृपया स्वीकार करिए। बिल्कुल बिल्कुल आप दें। मैं जो सूचना दे रहा हूं वो पूरी तथ्यात्मक, आप कृपया सुधार लीजिए अपने आंकड़े को, कहीं से आपको आंकड़ा गया होगा, उस पर गलती हुई होगी। अभी 3,64,786 लोगों को कल टीकाकरण हुआ है और ये जो टीकाकरण हुआ है उसमें 3,28,253 लोगों को प्रथम खुराक दिया गया है और 36,533 लोगों को दूसरा खुराक दिया गया है। तो ये पूरे आंकड़े हैं और हम सब लोग लगातार इस टीकाकरण के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज तक बिहार में लगभग 48 लाख टीकाकरण का काम हो चुका है। 47,95,000 कल हो चुका था और आज ज्योतिराव फुले जी की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है आज से लेकर 14 तक विशेष अभियान चलाने का, और हम सब लोगों ने यह निर्णय किया है कि टीकोत्सव का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। और हमारे राज्य बिहार में भी आज से लेकर 14 तक सभी टीकाकरण केंद्रों पे विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो एलिजिबल लोग हैं जिनको टीका लेना है वो आए, टीका लें और हम लोग उनको टीकाकृत करें। सर, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आपकी सरकार की राय जानना चाहती हूँ, आपकी व्यक्तिगत राय भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ मनोज कुमार झा साहब, आप जानते ही हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिहार के 2 डीएम से उन्हें ये जानकारी मिली कि 3/4 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस इस बार 20 से 40 आयु वर्ग के हैं। ये कोरोना वेरिएंट हम पूरे देश में देख रहे हैं कि ये वेरिएंट जो है वो जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भी अफेक्ट कर रहा है, जो बच्चे हैं उन्हें भी। हम यंगस्टर्स की बात करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य राज्य सूची में, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य सूची में है, ये स्टेट इशू है, तो क्या वैक्सीन स्ट्रेटेजी प्रोक्योरमेंट को बदलने की जरूरत है? आपकी इस पे अपनी राय और आपकी सरकार की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राज्य ही वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करें, ये स्ट्रेटेजी बदली जानी चाहिए? नहीं, अभी तक की जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में भारत की सरकार के द्वारा वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। कोवैक्सीन ये हम सब लोगों को मिल रहा है, और जो दोनों तरह के वैक्सीन आ रहे हैं और उन दोनों वैक्सीन को हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत की सरकार ने जो नीति बनाई है वह नीति उचित है। पूरे देश को ध्यान में रख के कोरोना की लड़ाई लड़नी है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां बना के हम यदि इस लड़ाई को लड़ें तो मैं समझता हूं शायद कहीं कठिनाई आ सकता है। जो पिछले साल का अनुभव है, पूरे देश ने एक सूत्र में बंध के सभी राज्यों ने इकट्ठा इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक नियम के साथ लड़ा, एक व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़ी और एक समझदारी के साथ लड़ाई लड़ी, तो हम लोगों ने सफलता पाई थी। पूरे देश में इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जो भी योजना बननी चाहिए वह एकीकृत योजना होनी चाहिए, पूरे देश के लिए एक जैसा होना चाहिए, और भारत की सरकार जो तय करे उस योजना के साथ हम सब लोग को सहयोग करते हुए इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है मंगल पांडे जी की आयु वर्ग जो भी 45 प्लस है, अब उसे थोड़ा घटाने की जरूरत है? मैंने कहा ये अलग अलग सोच से नहीं हम सफल हो सकते। मैं कुछ राय दूं, किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री कुछ और राय दें जी। ये अलग अलग राय नहीं, एक राय। और आज का एक राय ये है 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकृत करना। तो जिस राय पे हम चल रहे हैं, पूरे देश को एक रास्ते पे चलना चाहिए ताकि टीकाकरण करने कराने में सुविधा हो, किसी प्रकार की कोई असमंजस या दुविधा ना हो। जी, अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूं जो हर बिहार का रहने वाला इस वक्त सोच रहा होगा। क्या बिहार के उन शहरों में जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है वहां लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है? क्या नाइट कर्फ्यू की स्थिति आ सकती है? नहीं, देखिए अभी कल तक का जो आंकड़ा हम सब लोगों के पास है वो लगभग 12,000 एक्टिव केसेस राज्यों में हो गए जी। पिछले बार जब पीक पे गया था तो ये एक्टिव केसेस की संख्या 35-36 हजार तक चली गई थी। हम अभी उससे काफी पीछे हैं, इसलिए इस स्ट्रीम तक सोचने की जरूरत नहीं है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। पिछली बार हम जब उस नंबर पे पहुंचे थे तो उस समय हमारे पास सुविधा भी नहीं थी, साधनों का अभाव था, अनुभव का अभाव था। आज हमारे पास लड़ाई लड़ने का अनुभव है, पिछली बार की तुलना में साधन सुविधा है, हमारे जो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो एक्सपर्ट हुए हैं जी। तो अभी तुरंत बिहार में कम से कम ऐसी स्थिति नहीं दिखती है कि हम सब लोग को यहाँ पे कोई लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े जी। हाँ, जो जगह है जहां पे मरीज मिलते हैं, कंटेनमेंट जोन, उन जगहों को बहुत बेहतर तरीके बहुत बेहतर तरीके से सील करना और उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन
बनाना जी। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो भी पॉजिटिव केस है कम से कम उसके संपर्क के 25-30 लोगों को जांच करना, ये काम हम लोग पूरी गंभीरता से कर रहे हैं और अभी इसी की जरूरत है। ये करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, स्वास्थ्य सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो तमाम दर्शक जो बिहार से आने वाले हैं, आज उनकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। इंडिया टीवी पर स्वास्थ्य सम्मेलन लगातार जारी रहेगा और बिहार के बाद हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कुंभ चल रहा है। सरकार ने कुंभ में कोरोना के खतरे को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं, कोरोना के खतरे के बीच देवभूमि में भक्ति कैसे चलेगी, हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। स्वास्थ्य सम्मेलन इंडिया टीवी पर जारी है, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।